एक रात बहुत बहुत पहले आदमी जागा और उसने खुद को देखा। उसने देखा कि वो आसमान के नीचे नंगा है, अपने ही शरीर में बिना घर के है। हर चीज उसके सोचने से पिघल गई। हैरानी के ऊपर हैरानी, डर के ऊपर डर उसके दिमाग में खुल गया। फिर औरत भी जाग गई और बोली, अब वक्त आ गया है जाने का और मार गिराने का। आदमी उठा, अपना धनुष बाण उठाया, जो मन और हाथ के मिलन का फल था, और तारों के नीचे बाहर निकल गया। लेकिन जब जानवर अपने पानी पीने की जगह आए जहां वो हमेशा आते थे, तो उसने अपने खून में शेर जैसा उछाल महसूस नहीं किया, बल्कि एक बड़ा गीत महसूस किया, जो हर जिंदा चीज के दर्द भरे भाईचारे के बारे में था। उस दिन वो शिकार लेके वापस नहीं आया, और जब अगले नई चांद तक लोगों ने उसे ढूंढा, तो वो पानी के पास मरा हुआ बैठा मिला। क्या हुआ था? जिंदगी के एकदम एकजुट होने में ही एक दरार पड़ गई। एक बायोलॉजिकल उलझन, एक घिनौनी बात, एक बेकार सी चीज, एक तबाह कर देने वाली हद से ज्यादा बात। जिंदगी ने अपना लक्ष्य पार कर दिया, खुद को ही तोड़ दिया। एक प्रजाति को कुछ ज्यादा ही हथियार मिल गया था, एक आत्मा जिसे बाहर से सब कुछ करने की ताकत मिल गई थी, पर वही खतरा उसकी खुद की भलाई के लिए बन गया। उसका हथियार ऐसा था जैसे बिना हिल्ट वाला तलवार, दोनों तरफ से काटने वाली धार जो सब कुछ छांट देती थी। लेकिन जो इसे चलाना चाहता था, उसे धार को पकड़ना पड़ता और एक धार को अपने तरफ मोड़ना पड़ता। नए नजरिए के बाद भी आदमी अभी भी माटी में जड़ा हुआ था। उसकी आत्मा उसी में घुसी हुई थी और अंधे नियमों के नीचे दब गई थी। फिर भी वो माटी को अजनबी की तरह देख सकता था, खुद को हर चीज से कंपेयर कर सकता था, अपने जीवन के प्रोसेसेस को देख और समझ सकता था। वो प्रकृति के पास बिना बुलाए मेहमान बन के आया था, अपने हाथ फैला के माफी मांगता रहा अपने रचना करने वाले से, अपने क्रिएटर से। पर प्रकृति अब जवाब नहीं देती। उसने एक चमत्कार किया था आदमी के साथ, लेकिन बाद में उसे पहचाना ही नहीं। उसने अपना जगह खो दिया था इस दुनिया में। ज्ञान के पेड़ का फल खाया और स्वर्ग से निकाल दिया गया। वो अपने आसपास की दुनिया में ताकतवर है, पर उस ताकत को गाली देता है, क्योंकि उसके बदले उसने अपनी आत्मा की शांति, अपनी मासूमियत, अपनी अंदर के सुकून को खो दिया। तो वो खड़ा है वहां अपने सपनों के साथ, दुनिया के धोखे में, हैरानी और डर के बीच। जानवर भी डर जाते थे, बिजली के तूफानों में, शेर के पंजे में, पर आदमी जिंदगी से ही डर गया, अपने होने से ही। जिंदगी जानवर के लिए ताकत का खेल था। गर्मी थी, खेल था, लड़ाई थी, भूख थी, और फिर आखिर में नियम के सामने झुक जाना था। जानवर का दुख उसके अंदर ही रहता है, पर आदमी का दुख दुनिया के डर को छेद देता है, जिंदगी के लिए निराशा भर देता है। बच्चा जब जिंदगी के दरिया पे चलता है, तो मौत के झरने की गरज ऊंचाइयों से गूंजती है और उसकी खुशी को चीर चीर के ले जाती है। आदमी जमीन को देखता है, वो एक बड़े से फुसफुस की तरह सांस ले रही होती है। जब वो सांस छोड़ती है तो जिंदगी हर छेद से बाहर निकलती है और सूरज की तरफ हाथ बढ़ाती है। पर जब वो सांस अंदर लेती है
तो एक दर्द भरी कराह सबके बीच से गुजरती है और लाशें जमीन पे पड़ती हैं जैसे ओले गिरते हों। वो सिर्फ अपने दिन को नहीं देखता, कब्रिस्तान उसके सामने कराहते हैं। डूबे हुए हजारों सालों के दर्द उस तक चीखते हैं। माओ के सपने जो मिट्टी में मिल गए थे। भविष्य का पर्दा खुलता है और एक डरावना सपना दिखाई देता है, एक बेकार का अनंत दोहराव, जीवित पदार्थ का बेकार बर्बाद होना। करोड़ों लोगों का दर्द उसमें घुस जाता है दया के रास्ते से। जो कुछ भी होता है उसमें एक हंसना पैदा होता है, जो न्याय की मांग का मजाक उड़ाता है, जो उसका सबसे गहरा विचार था। वो खुद को देखता है मां के गर्भ में उभरता हुआ। वो हाथ हवा में उठाता है और उसमें 5 शाखाएं होती हैं। ये 5 का भूतिया संख्या कहां से आई और इसका मेरी आत्मा से क्या लेना देना। अब वो अपने लिए भी अजीब हो गया है। वो अपने शरीर को छूता है डर से भर के। ये तू है और तू यहीं तक है, इससे आगे कुछ नहीं। उसके अंदर एक बोझ है। कल तक वो एक जानवर था जो दौड़ सकता था। आज मैं उसे छू रहा हूं और अपने अंदर मिला रहा हूं, और मेरी शुरुआत और अंत कहाँ है। हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है कारण और परिणाम के जाल में, और जो कुछ भी वो पकड़ना चाहता है वो उसके सोचने से पिघल जाता है। जल्दी ही वो मैकेनिकल चीजें देखने लगता है, उन जगहों में भी जहां सब कुछ पूरा और प्यारा था। अपनी महबूबा की मुस्कान में और भी मुस्कानें होती हैं, एक फटा जूता जिसमें उंगलियां दिख रही हों। आखिर में हर चीज का चेहरा सिर्फ उसका ही चेहरा बन जाता है। कुछ भी उसके बिना नहीं है। हर लाइन उसी की तरफ लौट आती है। दुनिया सिर्फ उसकी आवाज का भूत बन जाती है। वो जोर से चीखता है और जमीन पे सब कुछ उलट देना चाहता है, अपने गंदे खाने के साथ खुद को भी। वो पागलपन को महसूस करता है आते हुए और मौत को ढूंढना चाहता है, उसके पहले कि वो ये भी खोना शुरू कर दे। पर जब वो मौत के बिल्कुल सामने खड़ा होता है तो वो उसकी असली सूरत भी समझता है, और जो कदम वो लेने वाला है उसका कॉस्मिक मतलब भी। उसकी रचनात्मक कल्पना मौत के पर्दे के पीछे नए डर वाले सपने बनाती है, और वो देख लेता है कि वहां भी कोई शरण नहीं है। और अब वो अपने जीव जगत के नियम को पहचान लेता है। वो इस ब्रह्मांड का मजबूर बंदी है, प्रिजनर, जो अनजानी पॉसिबिलिटीज में गिरने के लिए रखा गया है। इसी पल से वो लगातार घबराहट में जीता है। ये कॉस्मिक पैनिक का एहसास हर इंसान के दिमाग के बीच होता है। हकीकत में लगता है कि ये जाति खत्म होने के लिए बनी है, क्योंकि जिंदगी को संभालने और आगे बढ़ाने की हर कोशिश फेल हो जाती है। जब पूरा ध्यान और ताकत सिर्फ उस दर्द को सहने में लग जाता है जो अंदर से फट पड़ता है। एक प्रजाति का सिर्फ एक गुण ज्यादा बढ़ने से, जिंदगी के लायक न रह जाना, यह सिर्फ इंसान तक सीमित नहीं है। ऐसा सोचा जाता है कि कुछ हिरन भी प्राचीन युगों में बहुत भारी सींग के वजह से मारे गए थे। म्यूटेशंस अंधी होती है, ये काम करती है, फेंक दी जाती है बिना इन्वायरमेंट से किसी मतलब के। डिप्रेसिव स्टेट में दिमाग को ऐसे सींग की तस्वीर के रूप में देखा जा सकता है जो इतने शान से चमक रही होती है पर अपने ही साथ उसको जमीन से जोड़ के रख देती है।
तो फिर इंसान पहले ही क्यों नहीं खत्म हो गया जब बड़े बड़े पागलपन के महामारी चले? क्यों सिर्फ कुछ ही लोग मर जाते हैं जब वो जिंदगी का बोझ नहीं उठा पाते, जब उनका सोचना उन पे ज्यादा भारी पड़ जाता है? कल्चर की हिस्ट्री और खुद पे और दूसरों पे नजर डालने से एक जवाब मिलता है। ज्यादातर लोग खुद को बचा लेते हैं अपनी सोच की लिमिट को जानबूझ के छोटा करके। अगर वो बड़ा हिरन समय समय पे अपने सींग के बाहर निकलते नुकीले हिस्से तोड़ देता तो शायद वो थोड़ा और जी लेता। लेकिन बुखार और लगातार दर्द में अपने असली मायने को धोखे में जीना पड़ता, क्योंकि उसको तो प्रकृति ने चुना था जंगली जानवरों के सींग उठाने के लिए। जितना ज्यादा वो जिंदा रहता उतना ही वो अपना मतलब खो देता, अपनी जिंदगी की शान खो देता। मतलब एक ऐसी जिंदगी चलती रहती बिना उम्मीद के जो खुद की बर्बादी के बीच चलते जाने का नाम होती। एक ऐसी दौड़ जो खून के पवित्र इरादे के खिलाफ होती। जितना बड़ा उसका मकसद था उतना ही बड़ी उसकी बर्बादी। यह है जिंदगी का दर्द भरा जोक, चाहे वो बड़ा हिरन हो या इंसान। वफादारी के साथ आखिरी केरविस गिगेंटक्स ने अपनी नस्ल का निशान ले जाके अंत तक पहुंचा दिया। लेकिन इंसान खुद को बचा लेता है और आगे बढ़ता है। वो एक तरीके से जैसे एक पुरानी लाइन है, अपनी एक्स्ट्रा सोच को दबाता रहता है, कभी जानकर कभी बिना जाने। ये प्रोसेस लगभग हमेशा चलता रहता है जब हम जागते हैं और एक्टिव होते हैं। और ये सोशल लाइफ में फिट होने के लिए ज़रूरी होता है, और उस सब के लिए भी जो आम तौर पे नॉर्मल और हेल्दी माना जाता है। साइकेट्री भी इसी बात पे काम करती है कि जो हेल्दी है वही पर्सनल लेवल पे भी सबसे बेहतर है। डिप्रेशन, जिंदगी का डर, खाना न खाना वगैरह को हमेशा बीमारी के साइन माना जाता है और उसके बाद इलाज किया जाता है। लेकिन कई बार ऐसे सिग्नल्स किसी और गहरी तुरंत की सच्चाई से आते हैं। जब किसी का पुराना भरोसा टूट जाता है तो उसका दिमाग घबरा जाता है, तुरंत कोई नया सहारा ढूंढने लगता है। मैं ऑटम में मिडिल स्कूल जाऊंगा। अगर ये नया सहारा काम नहीं करता तो क्राइसिस खतरनाक हो सकती है, या फिर जो मैं एंकरिंग स्पैस्म बोलता हूं वो हो जाता है। इंसान पुरानी बेकार चीजों से चिपक जाता है और जितना हो सके अपने आप से और दूसरों से छुपाता है कि वो चीजें अब काम की नहीं रही, कि वो अंदर से खोखला हो गया है। इसका रिजल्ट होता है परमानेंट असुरक्षा, छोटी फीलिंग, ज्यादा दिखावा, बेचैनी। जब ये हालत कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज में आती है तो साइको एनालिटिक इलाज दिया जाता है, जो नई एंकरिंग तक ट्रांजिशन पूरा करवाने की कोशिश करता है। एंकरिंग को ऐसे समझा जा सकता है जैसे अपनी सोच के तरल समुंदर में कुछ पॉइंट्स को पक्का कर लेना या उसके चारों तरफ दीवार बना लेना। यह आम तौर पे बिना सोचे होता है, पर कभी कभी पूरी तरह से होश में भी होता है जब कोई गोल अपनाता है। जो एंकरिंग पब्लिक के काम आती है उसे लोग सिंपैथी देते हैं। जो बंदा अपने एंकरिंग के लिए सब कुछ दे देता है, जैसे कंपनी, कॉज के लिए, उसकी पूजा होती है। उसने जिंदगी के बिखर जाने के खिलाफ एक मजबूत दीवार खड़ी कर दी होती है और दूसरे लोग उसके इरादे से ताकत लेते हैं। जब ये एंकरिंग जानबूझ के की जाती है और थोड़ी ज्यादा हो जाती है तो ये उन डिकेडेंट प्ले बॉयज में मिलती है। शादी टाइम पे कर लेनी चाहिए, फिर जिंदगी अपने आप डिसिप्लिन में आ जाएगी। तो इंसान अपनी जिंदगी में एक जरूरत बना लेता है, खुद को एक खुला दुख दिखाता है जो उसके हिसाब से बुराई होती है, पर उसके नर्व्स को शांत करती है।
जिंदगी से डरने वाली एक सोच के लिए एक बड़ी दीवार बन जाती है। इब्सन ने जालमर, एकदल और मोलविक में दो खिलते हुए एग्जाम्पल्स दिए थे, झूठी जिंदगियां। इन दोनों की एंकरिंग और सोसाइटी के बड़े लोगों की एंकरिंग में कोई फर्क नहीं होता, बस ये दोनों प्रैक्टिकल और इकोनॉमिक लेवल पे प्रोडक्टिव नहीं होते। कोई भी कल्चर एक बड़ा गोल सिस्टम होता है एंकरिंग्स का, जो बनाया होता है कुछ बेसिक पक्के पिलर्स पे, जैसे कि कल्चर के असली आइडियाज। जो नॉर्मल आदमी होता है वो बस इन कलेक्टिव पिलर्स से काम चला लेता है। जो आदमी खुद की पर्सनैलिटी बनाता है और जो कैरेक्टर वाला आदमी होता है, उसने अपना स्ट्रक्चर लगभग कंप्लीट कर लिया होता है, जो पुराने इनहेरिटेड सबके साथ शेयर किए गए पिलर्स पे बेस्ड होता है, जैसे भगवान, चर्च, स्टेट, मोरालिटी, किस्मत, लाइफ के रूल्स, लोग, फ्यूचर। जो एलिमेंट इन बड़े पिलर्स के जितना करीब होता है, उसको टच करना उतना ही खतरनाक होता है। वहाँ डायरेक्ट प्रोटेक्शन भी होती है, पिनल कोड्स और प्रोसिक्यूशन के थ्रेट्स के थ्रू, जैसे इंक्विजिशन, सेंसरशिप, कंजर्वेटिव लाइफ का अप्रोच। हर एक सेगमेंट की पावर दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, या तो इस पे कि लोग अभी तक उसकी झूठी नेचर को समझे नहीं हैं, या फिर इस पे कि लोग मानते हैं कि ये फिर भी ज़रूरी है। इसलिए स्कूल में रिलीजियस एजुकेशन होती है, जिसे एथिस्ट भी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई और तरीका नहीं होता बच्चों को समाज के रूल्स समझाने का। जब लोग किसी सेगमेंट को झूठा या बेकार समझने लगते हैं, तो वो नए सेगमेंट्स ढूंढने लगते हैं, ट्रुथ्स की लिमिटेड ड्यूरेशन, और वहीं से स्पिरिचुअल और कल्चरल लड़ाई शुरू होती है, जो इकोनॉमिक कंपटीशन के साथ मिलके दुनिया की हिस्ट्री का मेन कंटेंट बनाती है। मटेरियल चीज़ों के लिए जो भूख होती है, पावर, वो इतनी नहीं होती वेल्थ के सुख के लिए, क्योंकि कोई एक बंदा एक से ज़्यादा कुर्सी पे नहीं बैठ सकता और एक से ज़्यादा खाना नहीं खा सकता। असली वैल्यू जो होती है धन की, वो उस अपॉर्चुनिटी में होती है जो एंकरिंग और डिस्ट्रैक्शन के लिए मिलती है मालिक को, चाहे वो कलेक्टिव हो या इंडिविजुअल एंकरिंग। जब कोई सेगमेंट टूट जाता है तब क्राइसिस आती है, और जितना वो सेगमेंट बड़े पिलर्स के करीब होता है उतनी बड़ी होती है वो क्राइसिस। अंदर के इनर सर्कल्स में, जो बाहर की दीवारों से सुरक्षित होते हैं, ऐसे क्राइसिस रोज होते हैं और ज्यादा दर्द नहीं देते, डिसअपॉइंटमेंट्स। यहां तक कि एंकरिंग वैल्यूज के साथ खेल भी होता है, मजाक, जार्गन, एल्कोहल। लेकिन कभी कभी ऐसे खेल में गलती से कोई छेद नीचे तक चला जाता है और सीन एकदम यूफोरिक से मैकेब्रे बन जाता है। जिंदा होने का डर सीधा आंखों में दिखता है और एक डेडली शॉक में समझ आता है कि दिमाग सिर्फ अपने ही बनाए हुए धागों पे लटक रहा है और नीचे एक नरक छुपा हुआ है। जो असली फाउंडेशनल पिलर्स होते हैं वो तब तक रिप्लेस नहीं होते जब तक कोई बड़ा सोशल झटका न हो और सोसाइटी टूटने के डेंजर न हो, जैसे रिफॉर्मेशन या रिवॉल्यूशन। ऐसे वक्त पे लोग खुद ही अपनी एंकरिंग ढूंढने पे मजबूर हो जाते हैं और फेल होने वाले लोग बढ़ जाते हैं। इसका रिजल्ट होता है डिप्रेशन, हद से ज़्यादा रिएक्शन और सुसाइड। जर्मन ऑफिसर्स वॉर के बाद, चाइनीज स्टूडेंट्स रिवॉल्यूशन के बाद। सिस्टम की एक और कमी ये है कि अलग अलग डेंजर फ्रंट्स के लिए अलग अलग पिलर्स चाहिए होते हैं। जब हर एक के ऊपर लॉजिकल सिस्टम बन जाता है तो उनमें टकराव होता है और अलग अलग फीलिंग्स और सोच के बीच क्लैश होता है, और फिर उस क्रैक्स के थ्रू डिस्पेयर अंदर घुस जाता है। ऐसे केसेस में कोई बंदा डिस्ट्रक्टिव खुशी में पागल हो जाता है,
अपने जीवन के पूरे फेक सिस्टम को तोड़ देता है और एक हॉरर भरे सुकून के साथ सब कुछ झाड़ के शुरू कर देता है। यह हॉरर आता है जब सारे सिल्टरिंग वैल्यूज छिन जाते हैं, और रैप्चर आता है जब बंदा बिना किसी दया के अपने नेचर के सबसे गहरे राज, बायोलॉजिकल खराबी और खत्म होने की टेंडेंसी के साथ एक हो जाता है। हम अपने एंकरिंग से प्यार करते हैं क्योंकि वो हमें बचाती हैं, लेकिन उनसे नफरत भी होती है क्योंकि वो हमें फ्री महसूस नहीं करने देती। जब भी हम खुद को स्ट्रांग महसूस करते हैं तो मिलके खुशी खुशी किसी पुरानी वैल्यू का इस स्टाइल में फ्यूनरल करते हैं। उस वक्त मटेरियल चीजें एक सिंबल बन जाती हैं, जैसे रेडिकल लाइफ का अप्रोच। जब एक इंसान अपने वो एंकरिंग्स हटा देता है जो उसके लिए दिख रही होती हैं और सिर्फ वही एंकरिंग्स बची होती हैं जो उसके अंदर चुप होती हैं, तो वो अपने आप को एक लिबरेटेड पर्सनैलिटी कहता है। एक बहुत पॉपुलर प्रोटेक्शन का तरीका है डिस्ट्रैक्शन। इंसान अपने ध्यान को क्रिटिकल लिमिट तक रोकता है, उसको हमेशा नए नए इंप्रेशंस से बिजी रख के। ये बचपन से ही होता है। अगर डिस्ट्रैक्शन न हो तो बच्चा खुद के लिए भी बर्दाश्त नहीं होता। मम्मा मैं क्या करूं? एक छोटी इंग्लिश लड़की जो अपनी नॉर्वियन आंट्स के यहां गई थी, अपने कमरे से बाहर आई और बोली, अब क्या होगा? नर्सेस इसमें एक्सपर्ट बन जाती हैं। देखो डॉगी, देखो वो लोग पैलेस पेंट कर रहे हैं। ये चीज इतनी कॉमन है कि इसके और एग्जाम्पल्स की जरूरत ही नहीं। डिस्ट्रैक्शन हाई सोसाइटी की जिंदगी जीने का तरीका है। इसको एक फ्लाइंग मशीन की तरह समझा जा सकता है जो भारी चीजों से बनी होती है, लेकिन एक ऐसा प्रिंसिपल होता है जो उसे हवा में उड़ाते रखता है जब तक वो चलता रहे। उसको हमेशा चलना पड़ता है क्योंकि हवा सिर्फ तभी उसको सपोर्ट करती है जब वो मोशन में होता है। पायलट आदत से थोड़ा कंफर्टेबल और स्लीपी हो सकता है, लेकिन जैसे ही इंजन बंद होता है क्राइसिस तुरंत आती है। ये तरीका अक्सर पूरी तरह से जानकर यूज होता है। डिस्पेयर बिल्कुल नीचे छुपी होती है और कभी कभी एकदम से उभर जाती है, जैसे अचानक रोना आ जाए। जब सारे डिस्ट्रैक्शन के ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं तो स्प्लीन आता है, जो हल्का सा उदासी से लेके डेडली डिप्रेशन तक हो सकता है। औरतें जो जनरल तौर पे कम सोचने वाली होती हैं और इसलिए ज़्यादा सिक्योर फील करती हैं ज़िंदगी में, वो डिस्ट्रैक्शन का ज़्यादा यूज़ करती हैं। जेल का सबसे बड़ा दुख ये होता है कि वहाँ ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन के तरीके नहीं होते, और जब कोई और तरीका भी नहीं होता बचने का, तो कैदी अक्सर डिस्पेयर के बिल्कुल करीब रहता है। उस वक्त जो काम वो करता है फाइनल स्टेज से बचने के लिए, उसका एक ही बेस होता है, जिंदगी की बेसिक इंस्टिंक्ट। उस मोमेंट में वो अपनी सोल को यूनिवर्स के बीच महसूस करता है और उसके पास कोई और रीजन नहीं होता, बस उस कंडीशन का बर्दाश्त न हो पाना। जिंदगी का पूरी तरह से पैनिक होना शायद बहुत रेयर होता है, क्योंकि प्रोटेक्शन मैकेनिज्म्स बहुत ऑटोमेटिक, रिफाइंड और लगातार एक्टिव होते हैं। लेकिन उसके आसपास भी सब जगह मौत का निशान होता है। जिंदगी मुश्किल से चलती है, वो भी बड़े एफर्ट से। मौत हमेशा एक एस्केप लगती है। आगे क्या होगा उस बारे में लोग सोचना अवॉइड करते हैं, और जैसे मौत का एक्सपीरियंस फीलिंग और पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है, वैसे वो एक काफ़ी ठीक सोल्यूशन लग सकता है। अगर कोई इंसान मौत के टाइम एक पोज बना सके, जैसे एक कविता, एक जेस्चर, खड़े होके मरना, मतलब एक फाइनल एंकरिंग या एक लास्ट डिस्ट्रैक्शन, तो ऐसी मौत सबसे बुरी भी नहीं होती। प्रेस जो एक बार के लिए कंसीलमेंट मैकेनिज्म बन जाता है,
कभी फेल नहीं होता कोई सेफ रीजन बताने में। ऐसा माना जा रहा है कि गेहूं के दाम गिरने से ये सब हुआ। जब कोई आदमी डिप्रेशन में अपनी जान ले लेता है तो ये एक नेचुरल डेथ होती है स्पिरिचुअल वजह से। आज के टाइम का सबसे खौफनाक बैरबेरिटी है सुसाइडल लोगों को बचाना, जो एग्जिस्टेंस के नेचर को लेके एक डरावनी मिसअंडरस्टैंडिंग है। सिर्फ एक छोटी सी ह्यूमन पॉपुलेशन ऐसी है जो सिर्फ चेंजेस से ही खुश हो जाती है, चाहे वो काम में हो, सोशल लाइफ में या एंटरटेनमेंट में। जो कल्चर्ड इंसान होता है वो कनेक्शंस चाहता है, लाइंस चाहता है, हर चेंज में एक प्रोग्रेशन चाहता है। कोई भी फाइनाइट चीज लंबे टाइम तक सेटिस्फाई नहीं करती। इंसान हमेशा आगे बढ़ता रहता है, नॉलेज इकट्ठा करता है, कैरियर बनाता है। इसको कहते हैं यर्निंग या ट्रांसडेंटल टेंडेंसी। जब भी कोई गोल मिलता है ये यर्निंग फिर आगे बढ़ जाती है। इसका असली ऑब्जेक्ट गोल नहीं होता, बल्कि गोल को पाने का प्रोसेस होता है। वो स्लोप, ना कि उस कर्व की हाइट जो जिंदगी को दिखाती है। प्राइवेट से कॉर्पोरल बनने का एक्सपीरियंस शायद ज्यादा वैल्यूएबल होता है कर्नल से जनरल बनने के कंपेयर में। प्रोग्रेसिव ऑप्टिमिज्म का जो बेस होता है वो इस बड़ी साइकोलॉजिकल रूल से हटा दिया जाता है। इंसान की अर्निंग सिर्फ कुछ पाने की कोशिश नहीं होती, बल्कि उतनी ही कुछ से भागने की चाहत भी होती है। और अगर हम इस वर्ड को रिलीजियस सेंस में यूज करें तो सिर्फ दूसरी वाली डिफिनीशन सही बैठती है, क्योंकि यहाँ किसी को ये क्लियर नहीं होता कि वो किस चीज के लिए तरस रहा है, लेकिन हमेशा दिल से पता होता है कि वो किस चीज से दूर भाग रहा है। ये धरती वाली आंसुओं से भरी जिंदगी और अपनी ही बर्दाश्त से बाहर वाली हालत। अगर इस दुख के बारे में अवेयरनेस सोल का सबसे गहरा लेयर है, जैसे पहले कहा गया, तो ये भी समझ में आता है कि रिलीजियस यर्निंग इतनी बेसिक और स्ट्रांग क्यों फील होती है। लेकिन अगर कोई सोचता है कि यर्निंग एक डिवाइन साइन है जो खुद अपने पूरे होने का वादा रखती है, तो ये सोच एक उदासी भरी रोशनी में चली जाती है। पैनिक से बचने का चौथा इलाज सब्लिमेशन, दबाने से ज्यादा बदलने की बात करता है। स्टाइलिस्टिक या आर्टिस्टिक गिफ्ट्स के थ्रू कभी कभी जिंदगी का दर्द वैल्यूएबल एक्सपीरियंस बन जाता है। पॉजिटिव इंपल्सेस उस बुरे को ले लेते हैं और उसे अपने काम में लगा देते हैं, उसके पिक्टोरियल, ड्रामेटिक, हीरोइक, लिरिक या कॉमिक साइड को पकड़ के। लेकिन अगर दर्द का सबसे खतरनाक कांटा किसी और तरीके से हल्का नहीं किया गया या दिमाग पे कंट्रोल से दूर नहीं किया गया, तो ऐसा उसे करना मुश्किल होता है। एक माउंटेनियर उस घाटी के नज़ारे का मजा नहीं ले सकता जब तक वो चक्कर आने वाले डर से घुट रहा हो। सिर्फ जब ये फीलिंग कुछ हद तक कंट्रोल में आती है तभी वो उस नज़ारे का मजा ले पाता है, यानी एंकर्ड। एक ट्रेजेडी लिखने के लिए थोड़ा बहुत अपने अंदर से उस ट्रेजेडी के फीलिंग से आज़ाद होना पड़ता है। उस फीलिंग से थोड़ा धोखा करना पड़ता है और उसे बाहर से देखना पड़ता है, जैसे एक एस्थेटिक नज़रिए से। यहाँ वैसे एक मौका भी मिलता है सबसे क्रेजी आयरनिक लेवल्स तक डांस करने का, और एक एम्बेरेसिंग सा गोल गोल चक्रव्यूह बन जाता है। यहाँ इंसान अपने ईगो का पीछा करता है अलग अलग माइंड के हैबिट्स में, और हर लेयर की एबिलिटी का मजा लेता है जो एक दूसरे को ख़त्म कर सकती है। ये ऐसे जो आप सुन रहे हैं, ये एक टिपिकल एग्जाम्पल है सब्लिमेशन का। ऑथर दर्द में नहीं है, वो बस पेजेस भर रहा है और उसका काम एक जर्नल में पब्लिश होने वाला है। अकेली औरतों का जो मार्टिरडम होता है वो भी एक तरह की सब्लिमेशन दिखाता है,
इस तरीके से उनकी ज़िंदगी में एक इम्पॉर्टेंस आ जाती है। फिर भी सब्लिमेशन लगता है इन सब प्रोटेक्शन के तरीकों में सबसे रेयर है। क्या ये पॉसिबल है कि प्रिमिटिव नेचर वाले लोग ये क्रैम्स और अजीब हरकतें छोड़ के अपने साथ शांति में रह सकें, लेबर और लव के सुकून भरे जीवन में, जब तक उन्हें इंसान माना जाए? मेरा मानना है कि इसका जवाब है नहीं। जो सबसे स्ट्रांग बात इन सो कॉल्ड नेचर के लोगों के बारे में बोली जा सकती है वो ये है कि हम अननेचुरल लोगों के मुकाबले थोड़े ज़्यादा करीब हैं उस बायोलॉजिकल आइडियल के जो बड़ा ही वंडरफुल है। और जब हम जैसे लोग भी अब तक हर तूफान के बाद ज़्यादातर लोगों को बचा पाए हैं तो ये सिर्फ हमारे उन नेचर के पार्ट्स की वजह से है जो बस थोड़ा या मीडियम लेवल तक ही डेवलप हुए हैं। ये पॉजिटिव बेस ज़रूरी है क्योंकि प्रोटेक्शन सिर्फ ज़िंदगी के गिरने को रोक सकता है, ज़िंदगी बना नहीं सकता। और ये बेस मिलता है जब शरीर की एनर्जी को नेचुरली यूज़ किया जाता है और सोल के वो पार्ट्स काम में लिए जाते हैं जो बायोलॉजिकली हेल्पफुल हैं उन मुश्किलों के बीच जो हमारे सेंसेस की लिमिट, बॉडी की कमज़ोरी और ज़िंदगी और प्यार के लिए काम करने की ज़रूरत की वजह से आती है। और इसी छोटी सी सुकून भरी जगह में जो इन हार्डशिप के बीच बची होती है वहीं पे प्रोग्रेस करते सिविलाइजेशन, टेक्नोलॉजी और स्टैंडर्डाइजेशन बहुत ही गंदा असर डालते हैं। क्योंकि जैसे जैसे और ज़्यादा कॉग्निटिव पावर इन्वायरमेंट के खिलाफ वाले खेल से बाहर हो जाती है वैसे वैसे एक स्पिरिचुअल बेरोजगारी बढ़ती है। किसी भी टेक्निकल एडवांसमेंट की वैल्यू ये देख के जज करनी चाहिए कि उसने ज़िंदगी के पूरे सिस्टम को कितना ह्यूमन स्पिरिचुअल काम का मौका दिया। चाहे बाउंड्रीज ब्लर हों, शायद पहला काटने वाला टूल एक अच्छे इन्वेंशन का एग्जाम्पल माना जा सकता है। बाकी टेक्निकल इन्वेंशन सिर्फ इन्वेटर की ज़िंदगी को बेटर बनाते हैं। ये एक बड़ी और दयालु वाली चोरी है जो पूरे इंसानी अनुभवों के भंडार से की जाती है। और अगर ये पब्लिक में आई सेंसरशिप के मना करने के बाद तो इस पे सबसे कठोर सज़ा मिलनी चाहिए। इन्हीं क्राइम्स में से एक है फ्लाइंग मशीन का यूज़ करना अनचार्टेड लैंड को एक्सप्लोर करने के लिए। एक ही बार में एक वेंडलिज्म जैसे एक्ट से वो सारे रिच एक्सपीरियंसेस के चांस बर्बाद हो जाते हैं जो हर एक को अगर वो मेहनत करे तो उसका फेयर शेयर मिल सकता है। आज की ज़िंदगी के क्रॉनिक फीवर का ये फेज इस बात से और ज़्यादा खराब हो गया है। नेचुरली या बायोलॉजिकली बेस्ड स्पिरिचुअल एक्टिविटी का अब्सेंस दिखाई देता है, जैसे हर जगह डिस्ट्रैक्शन का सहारा लेना, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट, रेडियो, टाइम का रिदम। एंकरिंग के टर्म्स इतने फेवरेबल नहीं रहे। जो इनहेरिटेड कलेक्टिव एंकरिंग सिस्टम्स थे वो सब क्रिटिसिज्म से छेद हो गए हैं और उन क्रैक्स के थ्रू एंग्जाइटी, डिस्गस्ट, कन्फ्यूजन, डिस्पेयर अंदर घुस जाते हैं, लाशें कार्गों के बीच। कम्युनिज्म और साइको एनालिसिस चाहे दोनों कितने भी अलग क्यों न हो, दोनों ट्राई करते हैं एक नए तरीके से पुरानी स्केप का नया वर्जन बनाने की। कम्युनिज्म वायलेंस का यूज करता है और साइको एनालिसिस छल का, ताकि इंसान को बायोलॉजिकली फिट बनाया जा सके, उसके एक्स्ट्रा क्रिटिकल सोच को फंसा के। आइडिया दोनों का अलग होके भी एक अजीब लॉजिकल फील देता है, लेकिन फिर भी ये कोई फाइनल सोल्यूशन नहीं दे सकता। चाहे जानबूझ के एक लोअर ज्यादा जीने लायक लेवल पे जाके स्पीसीज को शॉर्ट टर्म में बचा भी लिया जाए, फिर भी अपनी नेचर के कारण वो इस तरीके से कभी शांति नहीं पाएगा या शांति पा ही नहीं सकता। अगर हम इन सोच विचार को आखिरी तक ले जाएं, तो कंक्लूजन बिल्कुल साफ है। जब तक इंसान बिना सोचे समझे इस झूठी फीलिंग में जीता रहेगा कि वो बायोलॉजिकल तौर पे जीत के लिए बना है
तब तक कुछ भी असली नहीं बदलेगा। जैसे जैसे इंसान की गिनती बढ़ती जाएगी और स्पिरिचुअल हवा और हैवी होती जाएगी, प्रोटेक्शन के तरीके और ज़्यादा खतरनाक होते जाएंगे और इंसानी सपना देखते रहेंगे, सेल्वेशन का, अफर्मेशन का और एक नए मसीहा का। लेकिन जब कोई सेवियर्स को फेड़ों पे टांग दिया गया हो और शहरों के चौराहों पे पत्थर मार के मार दिया गया हो, तब आएगा आखिरी मसीहा। तब दिखाई देगा एक आदमी जो सबसे पहला होगा, जिसने हिम्मत की अपनी सोल को बिल्कुल नंगा करने की और उसे जिंदा पेश किया अपनी नस्ल के सबसे आखिरी थॉट के सामने, डूम के खुद के आइडिया के सामने। एक ऐसा आदमी जिसने जिंदगी को और उसके कॉस्मिक बेस को समझ लिया हो और जिसका दर्द पूरी धरती का दर्द हो। कितने गुस्से भरी चीखों के साथ सारे नेशंस के लोग उसकी 1000 बार मौत मांगेंगे, जब उसकी आवाज कपड़े की तरह पूरी दुनिया को लपेट लेगी और एक अजीब पैगाम पहली और आखिरी बार सुनाई देगा। दुनियाओं की जिंदगी एक गरजने वाली नदी है, लेकिन धरती की जिंदगी एक तालाब है, एक रुका हुआ पानी। तुम्हारे माथों पे लिखा है विनाश का निशान। कब तक तुम इन छोटी छोटी चुभनों के खिलाफ लात मारते रहोगे? लेकिन एक ही जीत है और एक ही ताज, एक ही छुटकारा है और एक ही रास्ता। अपने आप को जानो और बन जाओ बंजर, और छोड़ दो धरती को चुप हो जाने के लिए तुम्हारे बाद। और जब वो बोल चुका होगा, तब सब लोग उस पर टूट पड़ेंगे, उन लोगों के लीड में जो लोगों को शांत करते हैं और बच्चे पैदा करवाते हैं और उसको अपने नाखूनों से जमीन में दबा देंगे। वो है आखिरी मसीहा। जैसे बेटा बाप से होता है, वैसे ही वो भी उस तीर चलाने वाले से आया है जो पानी के किनारे बैठा था।